कुछ और शख्सियात के साथ भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा, वो ये कहा गया कि फलाने ब्रांड का मोबाइल नीचे छुपा दो। लोगों ने अल्लाह पे यकीन नहीं किया कि ना, इतना गुरूर और इतना तकब्बुर कि भाई ये वाला 90% हम मार्केट को 90% चला रहे हैं। या आप मुझे कह सकते हैं कि मैसेज बाकायदा हायर मैनेजमेंट की तरफ से आता था कि फलाने का काम ना करो, तो उन्होंने इनको मैसेज कन्वे किया कि भाई ये बेचो, अगर ये नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें ये माल नहीं देंगे। आपने अपना कारोबार जो ना चाइनीज के हाथ में दे दिया। ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की हवस या ज़्यादा बिजनेस की हवस जो कंपनीज ने करी कि छोटे छोटे रिटेलर्स को भी होलसेलर बना दिया, तो ये चीज़ ने बिजनेस को ज़्यादा डिस्टर्ब करा। फलाने ब्रांड का मोबाइल नीचे छुपा दो। हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी का आज रास्ता रोकेंगे तो कल हमारा रास्ता भी रोका जाएगा। जो क्यू बेचेगा वो वाइस नहीं बेचेगा, जो क्यू बेचेगा वो रीवो नहीं बेचेगा। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से एक और एपिसोड के साथ आपके सामने सैयद अली यूसुफ हाजिर खिदमत है। जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था कि हम टेक ब्लेड के ऊपर टेक वॉरियर्स, टेक इंडस्ट्री से आपके सामने मेहमान लेके आएंगे, और वो लोग आपके सामने लेके आएंगे कि जिन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स में अपने अपने इलाकों में धूम मचाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, तो जिस तरीके से हम आपके सामने ब्रांड ओनर लेके आए, हमने उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके सामने पेश करे, जिसमें परवेज़ अब्बासी साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब हैं, G5 के प्रेसिडेंट, उसके बाद ज़ीशान कुरैशी साहब हैं, पास मोबाइल और हायर में और क्यू मोबाइल में अपनी काविशें सर अंजाम दी जिन्होंने। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रंट एंड हमारे सामने है उन कंपनीज़ का जिन्होंने फ्रंट एंड के ऊपर कस्टमर्स को फेस किया और इन ब्रांड्स को अपने ज़माने में मकबूल बनाया। अगर उन लोगों को हम इस टेक वॉरियर इंडस्ट्री में शामिल ना करें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, और यही वजह है कि टेक ब्लेड के प्लेटफॉर्म से हम अपने उन टेक वॉरियर्स को और उन टेक सेलिब्रिटीज़ को आपके सामने लाते रहेंगे, जिसका हमने आपसे वादा किया कि हम आपकी मार्केट्स और आपके शहरों में आपकी टेक सेलिब्रिटी आपके सामने लेके आएंगे। तो जो प्रॉमिस हमने आपके साथ किया था, हम मौजूद हैं आज आप ही के एक शहर में, और ये शहर है गुजरांवाला। वैसे तो गुजरांवाला पहलवानों का शहर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे टेक इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं और मौजूद भी हैं, जिन्होंने पिछले 18 से 20 साल में गुजरांवाला और उसके अतराफ़ की ऑडियंस को अपनी खिदमात से बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को मुतारिफ़ कराया और उनका सेहरा उनके सर जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेल जोन के CEO और मालिक मिस्टर नजम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। नजम भाई से मेरी मुलाकात कोई 8 से 10 साल के बाद हो रही है। मैं इनसे 2011 या 12 में मिला था, जब लास्ट टाइम मेरा गुजरांवाला का विजिट हुआ था, और उसके बाद आज नजम भाई से मुलाकात हो रही है। कैसे हैं नजम भाई? अल्लाह का बड़ा, अल्लाह का बड़ा। नजम भाई, ये हमारी सीरीज़ है जिसमें हम टेक ब्लेड कॉफ़ी विद CEO सीरीज़ है कि हम उसमें अपने टेक वॉरियर्स को या इंडस्ट्री से रिलेटेड उन शख्सियात को सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने पिछले 18-20 सालों में पाकिस्तानी ऑडियंस को मुख्तलिफ ब्रांड्स ला के दिए। आप लोग अगर मौजूद नहीं होते तो उन ब्रांड्स के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाता, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ब्रांड्स मौजूद होना एक बात है, ब्रांड का ओनर होना एक बात है, लेकिन आप जैसे जाइंट्स ट्रेडर्स अगर मार्केट में ना हो या आप जैसी कंपनीज अगर मार्केट में ना हो, तो वो ब्रांड से मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी कस्टमर के हाथों तक नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम आपसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हम आपके थैंकफुल हैं कि आपने गुजरांवाला और उसके रिलेटेड ऑडियंस जो कि डस्का और दूसरी शहरों तक मुहित है, वहाँ तक आपने हमारे पाकिस्तानी कस्टमर्स को रसाई फराहम करी उन इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ। तो एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जानना चाहेंगे कि नजम भट्ट साहब हैं कौन, कहाँ से इब्तिदा करी और कैसे स्टार्ट लिया? जी मेरा नाम नजम भट्ट है जी। मैं BCom हूँ, उसके बाद मैंने MSc कंप्यूटर साइंस फ्राम ILM। ज़बरदस्त। या उसके बाद मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। क्या बात है। उसके बाद बिज़नेस जो है ना, एक सुन्नत रसूल भी है, और जनाब हर बंदा चाहता है कि वो बिज़नेस करे। बिल्कुल। तो हमने एक चांस लिया और सेलुलर इंडस्ट्री में
आए। ये कब किस ज़माने की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? मैं 2005 यकम मई को मैंने अपने जो फ्रेंचाइज का आगाज़ किया। फ्रेंचाइज का जो आगाज़ किया वो मोबाइल जोन के नाम से मैंने शुरू किया। ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने यूनाइटेड का डिस्ट्रीब्यूटर था, एडवांस का डिस्ट्रीब्यूटर था। हमने उस वक्त ये मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा जब वाइट स्क्रीन के मोबाइल होते थे और पॉलीफोनिक टोन्स, और सबसे अच्छा मोबाइल जो होता था बटनों वाला मोबाइल होता था। बिल्कुल, फीचर फोन। उसके साथ साथ फिर हमने जो टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई तो हमने उसमें इसको एंड्रॉयड आया। पहले जावा था, जावा से वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुआ, एंड्रॉयड से फिर आगे जो है स्मार्टफोन पे आया, और अब जो आपके सामने मार्केट के हालात हैं और जो इंडस्ट्री का मामलात हैं और जो टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की की है वो आपके सामने है कि आपको मोबाइल फ़ोन ने लैपटॉप की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम तो इस वक्त के हम आए मोबाइल इंडस्ट्री में, और माशाल्लाह पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हमने काम किया। हमने इसके साथ साथ जो है सेलुलर में खाली मोबाइल्स पे नहीं रहे। उस वक्त कैमरा एक कंपनी थी जिसके साथ एक मोबाइल के साथ एक सिम मिलती थी जी। 99-2000 की बात कर रहे हैं, 2001 की। भारत जो पहला इनिशियल उसका पहला दिन था, उस दिन से हमने भारत के साथ काम किया, और भारत ने अपनी सिम जो है ना कैमरा के प्लेटफॉर्म में हमने उसको लॉन्च किया। यानी हम ये आप समझ लें कि जो भारत की जो पायनियर में हम लोग शामिल हैं। अच्छा, हम वो ज़माने में सर जाना चाहेंगे नजम भाई कि हम ताकि डिफरेंस महसूस कर सकें, और आज के जो ट्रेडर्स हैं, जो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ गए हैं जिनका इससे कोई खातिर खा एक्सपीरियंस नहीं था या जिस इस इंडस्ट्री को नहीं जानते, उनको पता चले कि शुरू वक्त में, अवाइल वक्त में क्या मुश्किलात थी, कस्टमर्स को कैसे एंटरटेन किया जाता था। क्योंकि उस ज़माने में किसी कस्टमर को समझाना कि मोबाइल फ़ोन है क्या, और आज एक कस्टमर ख़ुद चल के आता है तो वो 2-3 ब्रांड्स के नाम अपने मुंह से ले रहा होता है। तो वो ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क आप समझते हैं? ये कस्टमर को सामने रख के अगर हम सोचें तो उस ज़माने का कस्टमर में और आज के कस्टमर में क्या फ़र्क है? अच्छा भाई, एक्चुअली उस वक्त हम कस्टमर को एजुकेट कर रहे थे। अभी का मामला ये है कि कस्टमर हमें एजुकेट कर रहा होता है। उस वक्त हम कस्टमर से पूछते थे कि आपको सेट चाहिए, आपको कलर स्क्रीन वाला चाहिए, आपको पॉलीफोनिक टोन्स वाला चाहिए, आपको जावा का सेट चाहिए, आपकी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट थी बटनों से मैसेज कर लेना और फ़ोन सुन लेना। सही। तो अब का जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको स्पीड, प्रोसेसर और प्लस उसको जो कैमरा इनके फीचर्स जो एंड्रॉयड फ़ोन के फीचर्स होते हैं उसको वो करना चाहता है। लेकिन उस वक्त का बिज़नेस आज के बिज़नेस से बड़ा मुख्तलिफ था। और हम उस वक्त के बिज़नेस में जब वो वाला बिज़नेस था तो हम डायरेक्ट कंपनियों के साथ काम करते थे, डायरेक्ट कंपनियों के बंदे हमारे साथ काम करते थे, एक फैमिली वाला सिस्टम होता था। सही। यानी उस वक्त की जो कंपनीज़ हैं, मैं अगर उनका नाम लूँ आपके प्लेटफार्म में, जी बिल्कुल आप नाम ले सकते हैं। उसमें थी मोबाइल जोन, बिल्कुल शुरुआत। दूसरे नंबर पे थी यूनाइटेड मोबाइल, तीसरे नंबर पे थी एडवांस मोबाइल। बिल्कुल ठीक है। इनके ओनर जो थे ना वो पर्सनली हर इलाके के लोगों को जानते होते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी जो है ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट आपकी मार्केट से खत्म हो गया। आपने अपना कारोबार जो ना चीनों के यानी चाइनीज के हाथ में दे दिया। बिल्कुल। वो आपको बताते हैं कि आपका रोड मैप क्या है, आपने काम किस तरह करना है, आपने काम करवाना किस तरह है। पहले ये होता था कि हम कंपनी से कहते थे जी हमने फर्ज किया, अच्छा पहले जो थी वो बार फोन होता था, सस्ता भी था, और हमारी सेल होती थी 3-3, 4-4 करोड़ रुपया पर मंथ। सही है। अब एंड्रॉयड फोन है, वो जो सबसे कम एंड्रॉयड फोन है वो 25-30 हज़ार रुपये का, और सेल हमारी उस कंपनी की 1 करोड़ रुपया हो रही है। इसका मतलब है कि उस इलाके जब उस वाला दौर था वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन लोग वो वाले आ गए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास काम करने का तरीका नहीं है। देखिए ये सेलुलर इंडस्ट्री अनपढ़ जाखलों की फील्ड नहीं है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। सपोज मैंने MSc कंप्यूटर साइंस करके जी तो फिर इस सेलुलर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। बिल्कुल ठीक है। मुझे
मोबाइल के सॉफ्टवेयर का पता है, मुझे मोबाइल की चीज़ों का पता है, मुझे सारा चीज़ों का पता है। इसके साथ मेरा बिजनेस भी अच्छा ग्रो होता है कि ताकि मैं कस्टमर को, दुकानदारों को, मेरा होलसेल का काम है, दुकानदारों को मैं अच्छा एजुकेट कर सकता हूँ। इसमें काम करने का भी मज़ा आता है। अभी के लोग जो हैं वो सिर्फ घर से पैसे लिए, कंपनी से माल लिया, उसको ओने बोने बेच के उसको वर्थ दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ा सा कारोबार में मसाइल आए हुए हैं। उस वक्त का जो आपने जो मुझे क्वेश्चन किया जी कि उस वक्त का दौर, मैं यही समझता हूँ कि 20-21 साल की मेरी जो है सेलुलर की उम्र है ना जी, उसमें मैंने ये कहा कि वहाँ का दौर जब हम डायरेक्ट अपने मुल्क के लोगों से काम करते थे और अब मेरे मुल्क के लोग मुझसे काम करवाते थे, वो सबसे अच्छा काम है। तो ये बात नजम भाई ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठाया है और हाईलाइट किया है कि ये जब 2017-18 अगर मैं टाइम लूँ कि जब आपने बात किया चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स आए और उन्होंने मार्केट्स में एक कोटा एलोकेशन सिस्टम, यही मुराद है आपकी? हाँ जी, यही। तो जो नजम भाई पॉइंट यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो ये कि जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटर्स से काम कर रहे थे, जैसे यूनाइटेड मोबाइल या एडवांस टेलीकॉम या मोबाइल जोन, तो वो आप कहते हैं गोल्डन एरा था, उससे जो कम्युनिकेशन थी। और आज जो एलोकेशन हो रही है उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट कस्टमर को, लोग आ रहे हैं और एक शॉर्ट टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके कस्टमर को सिर्फ माल थमा रहे हैं, एजुकेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइबिलिटी नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करें सेल जोन की, तो सेल जोन एक ऐसा नाम है कि पिछले 15-20 सालों से लोग जानते हैं, एक काबिल एतमाद इनका नाम है और लोग समझते हैं कि अगर हमने फ़ोन सेल जोन से लिया है तो इसमें हमें वारंटी पूरी मिलेगी, इससे हमें सारी सर्विसेज मिलेंगी और ये काबिल एतमाद ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक इदारा है। जबकि जो अपॉर्चुनिस्ट आए इस मार्केट में, जो नजम भाई जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोग सिर्फ घर से पैसा लेके आ गए और इन चाइनीज़ ब्रांड्स ने उनको डायरेक्टली अप्रोच करके कहा कि भाई 100 फ़ोन मैं तुम्हें देता हूँ एलोकेशन में, 50 तुम बेचो, 50 मैं बेचूँ, और इस तरीके से काम शुरू कर लेते हैं। यही कहना चाह रहे थे नजम भाई आप? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आपको पीछे से ले गया था, 2005 या उससे पीछे, क्योंकि मैं बात करूंगा क्योंकि मैं 2005 से स्टार्ट किया था। सही है। उससे पीछे मोबाइल जो ना थी वो बार फोन होता था। ठीक है। ये चला है 2010-11 तक। सही है। 10-11 के बाद 12 तक, उसके बाद क्यों मोबाइल वाले आ गए, एंड्रॉयड मुतारफ करवाया। नोकिया ने एंड्रॉयड के ऊपर लाइबिलिटी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम अपनी सिम्बियन नहीं चलाएंगे या सिम्बियन चलाएंगे या विंडोज के ऊपर हम करेंगे, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो कारोबार की दौर से बाहर हो गया। ये नोकिया वाले थे ना, ये एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने हायरार्की के साथ कारोबार को चलाने की कोशिश करते थे। और ये 2014-15 से ये सबसे बड़े जो मोबाइल फ़ोन सेलर थे। जब ये 2015 से आया क्यू मोबाइल, तो इन्होंने ये समझा कि शायद क्यू जो है ना इस दौर से निकल जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन लोग पसंद नहीं करेंगे। एक्चुअली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एंड्रॉयड इंटरफेस जो है ना आसान, आम सिंपल सेट से और आम जो जावा सेट से इजी इंटरफेस था और लोगों को एकदम से फेसबुक, व्हाट्सएप और जो उसकी एक्सेस बड़े अच्छे तरीके से आपकी जो विजुअल तरीके से मिल गई। उन्होंने एकदम से कैप्चर किया और क्यू ने बताया कि मैं अब पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड हूँ। बिल्कुल ठीक है ना जी। और उसने अपनी पॉलिसीज बनाई, अच्छी बुरी होना उस कंपनी का अपना एक है, लेकिन उसने उस इंडस्ट्री में एकदम जान पैदा कर दी। बिल्कुल जो इंडस्ट्री को ज़रूरत थी। उसके बाद वॉइस मोबाइल आया, वीवो मोबाइल आया, लेकिन वो क्यू का इतना मुकाबला नहीं कर पाया। उसके बाद क्योंकि क्यू का कुछ टैक्स का इशू था, कोई इंपोर्ट का मसला था, उनका अनफॉर्चुनेटली उनका डंप आया। उसके बाद इन्फिनिक्स आई, टेक्नो आया। इन्होंने आके कारोबार का एक थीम ही बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे ज़माने में पूरे पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूटर होता था, उसको एक गुजरांवाला का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। तो गुजरांवाला में तो ऑलरेडी मैं बैठा हूँ। फर्ज किया एक कंपनी है एयरलिंक वाली, एयरलिंक ने पूरी प्लानिंग की है पूरे पाकिस्तान के लिए, उसने हायरिंग की है पूरे पाकिस्तान के लिए। उसको कहा जाए कि जी आपने लाहौर रीजन से बाहर माल नहीं देना। सही है। लाहौर रीजन में तो 10, 15, 20
जो डीलर हैं वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो लोअर रीजन को फीड करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चाइनीज ने, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उन्होंने कहा जी आप, हमने डिवीजन कर दिया पाकिस्तान को 4 हिस्सों में, उन्होंने कर लिया होगा। उससे क्या हुआ, जो बाकी उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉय रखे थे वो सारे फारिग हो गए। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी उसमें आई। उस अनएम्प्लॉयमेंट आने की वजह से क्या था, उनको स्वाय मोबाइल का काम नहीं था। वो बंदे क्या करते थे, मोबाइल की शॉप डाल के वो बैठ जाते थे, जिसमें मोबाइल के बिजनेस में लोगों की एक्सेस ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा आ गए। अगर फ़र्ज़ किया एक प्लाजे में 50 शॉप चाहिए मोबाइल के लिए, उधर 100 आ जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी तोड़ फोड़ ही करेंगे, आपके रेटों की तोड़ फोड़ करेंगे, आपके बिजनेस को ख़राब करेंगे, 2 नंबर माल बेचेंगे, चीज़ों को जल्दी बेचने के लिए कम रेट में बेचेंगे। इसकी वजह से इंडस्ट्री को तबाह हुई। आज की जो इंडस्ट्री है आप देख रहे हैं कि उसकी कितनी वो ना प्रॉब्लम में आई हुई है। माल लोगों के पास है, बिकता नहीं है, रीजन की डेडलॉक है कि इस रीजन से उस रीजन में नहीं जाएंगे, इस रीजन से नहीं जाएंगे। वो हमारी तो वैसे हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं एज अ यूनियन मेंबर, जो पाकिस्तान की भी यूनियन है, लोकल बॉडी यूनियन भी होती हैं, कि जी हम कंपनीज को एक प्लेटफार्म पे लाएं, तो उसको बताएं कि जी आपको पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे, डीलर्स के पैरामीटर बनाने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जी डीलर, कंपनी को डीलर बनाते हुए सबसे पहले देखना चाहिए कि इसके पास अपना पैसा है, इसके पास ऐसी एजुकेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर भी एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर होता बिल्कुल है, ऐसी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अपने अच्छे तरीके से कारोबार के तरीके से करा सकता है कि नहीं करा सकता। फिर उसका क्राइटेरिया बनाएं कि ये डीलर इसमें फाल करता है। अभी जो हालात है इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। किसके पास 10 लाख है वो डायरेक्ट एयर लिंक से काम कर ले। हम लोगों को याद है कि क्योंकि यूनाइटेड के साथ हमारी एफिलिएशन ज़्यादा थी, मेल जो ज़्यादा होता था। हम गुजरांवाला का मैं डीलर था, यूनाइटेड के पास एक बंदा चला गया, उसने कहा जी मेरे पास 50 लाख रुपए, मुझे डीलरशिप चाहिए। तो यूनाइटेड वाला ने कहा यार आपके पास 50 करोड़ रुपया भी हो, आपने माल नजम से लेना है। सही। आप अगर नजम आपको नहीं देता तो मैं उसको क्या देता हूँ, वो आपको माल देगा, लेकिन वाया वही चलेंगे। अभी किसके पास 5 लाख है ना, तो ऊपर बैठे हैं, बर्क वाले भी बैठे हैं, एयर लिंक वाले भी बैठे हैं, एडवांस वाले भी बैठे हैं, वो बगैर कुछ माल दे देंगे। फिर क्या, वो चेन कहाँ गई, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आगे कंपनी, वो चेन कहाँ गई। वो तो कारोबार को तो तबाह हम खुद कारोबार बनाने वाले, कारोबार चलाने वाले वो कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अभी आया है, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आके डिस्ट्रीब्यूटरों को बता दिया है कि आपकी हैसियत और मेरी हैसियत बराबर है। आप भी गुजरांवाला में काम कर रहे हो, मैं भी गुजरांवाला में काम कर रहा हूँ। फर्क ये है कि मैं आपसे लेके माल बेच रहा हूँ और पहले मैं हेड ऑफिस से लेके बेचता हूँ, अभी कोई चक्कर नहीं है। इंशाल्लाह ताला देखें आगे क्या होता है। तो आपको ये लगता है कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की हवस या ज़्यादा बिजनेस की हवस जो कंपनीज ने करी कि छोटे छोटे रिटेलर्स को भी होलसेलर बना दिया, तो ये चीज़ ने बिजनेस को ज़्यादा डिस्टर्ब करा? मैं इधर आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ जी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, इन्होंने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए। इन्होंने हमें रोकने के लिए, क्योंकि हम पुराने 20 साल से मोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारा खून भी इसमें शामिल है, हमारी एफर्ट्स भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्यू मोबाइल वाले थे, क्यू मोबाइल वालों ने हमें 50 पीस भेजे। उनका नजम भाई ये रख लें, बिक जाएगा तो हमें पैसे दे दीजिएगा। तो हमने वो भी दौर देखा जब नजम भाई को ही क्यू का माल लेने के लिए 15 बंदों की सिफारिश करवानी पड़ी। ठीक है ना, हमने वो माल को चलाया, उस माल को उस पर इन्वेस्टमेंट की, उस पर अपना टाइम ज़ाया किया, कंज्यूम किया, सारा कुछ किया। जब वो माल बिकने लग गया तो वो जनाब जो ना अप्स एंड डाउन ही बदल गई।
कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। जो क्यू बेचेगा वो वाइस नहीं बेचेगा, जो क्यू बेचेगा वो रीवो नहीं बेचेगा। इस तरह कंपनियों ने ये कर दिया जैसे वो जमीन के ऊपर खुदा बना। हाँ, फिरौनियत आ गई। फरौनियत आ गई। उन्होंने कहा जी ऐसे, मैं हायर का काम करता था, जिशान कुरैशी साहब उस वक्त CEO होते थे, बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ लिंक्स है। और उन एक हायर वालों से मज़ा आया काम करने का कि वो फरीदी साहब थे जी, वो फरीदी साहब, जावेद फरीदी साहब, उन्होंने ना डील जिस तरह यूनाइटेड वाले मीटिंग करते थे ना पर डीलर, उन्होंने सारों को, हम लोगों को बुलाया, हर रीजन के 2-2 डीलरों को बुलाया। उन्हें कहा यार ये मेरे सारे एम्प्लॉई बैठे हैं, इनकी मुझे नहीं पता इन्होंने क्या बात की है, ये एम्प्लॉई आज है या नहीं है, इसके कोलो फेर का मैं जिम्मेदार। और उन्हें चलो अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हालात इस तरह के बने, कुछ लोगों ने उसको चलने नहीं दिया। तो लेकिन हमें उन बंदों से, अगर यूनाइटेड एडवांस मोबाइल्स उनसे के बाद मज़ा आया है तो उन बंदों से। उस वक्त लोगों ने हमें कहा कि जी आप हायर बेचोगे तो हम आपको माल नहीं देंगे, हम आपको इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन हम वो पुराने लोग थे, हम एक ब्रांड नहीं बेचेंगे, दूसरे ब्रांड बेचेंगे, दूसरा ब्रांड नहीं बेचेंगे, तीसरा ब्रांड नहीं। हमारे कराची में लिंक्स हैं, हमारे पेशावर में लिंक्स हैं, कोई ना कोई हमें कोई 10, 20, 50 पीस हमारे घर का रिज़्क। उसके अलावा रिज़्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ने चलाया, बिल्कुल ऐसी मैंने सिर्फ कोशिश करनी है। बिल्कुल। और ना मेरा कोई बंदा इंसान बंद कर सकता है, वो अल्लाह पाक ने कर ना शुरू कर सकता है ना तो खत्म कर सकता है। वो इन्होंने अपना खुद से, फिर इन्होंने क्या किया, क्यू को डिसॉल्व करने के लिए, अपने बंदों को ही मारने के लिए इन्होंने इन्फिनिक्स का जो प्रिंसिपल ने उनको पॉलिसी दी, उन्होंने कहा आमीन, हम इसी तरह करेंगे। उसने कहा जी ये नजम को आप माल नहीं देंगे, तो वो कहेंगे ठीक है हम माल नहीं देंगे। क्यों क्यू का इनके साथ लेना देना था। हालांकि क्यू का अपना ब्रांड, अपनी वो स्पेस थी, इन्फिनिक्स की अपनी और टारगेट ऑडियंस ही अलग अलग थी बिल्कुल। अच्छा, जब उन्होंने हाथ पांव डिस्ट्रीब्यूटर के बांध लिए कि जी आपने मेरे मुताबिक, मेरी एलोकेशन के मुताबिक, मेरी चीज़ों के मुताबिक आपने काम करना है, फिर उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन को काटना शुरू कर दिया। तो उनको कहा जी नहीं, आप अभी पेशावर से बाहर माल नहीं दे सकते, आप लाहौर से बाहर माल नहीं दे सकते, आप गुजरांवाला से बाहर बाउंड कर दिया उन्होंने। वो खुद भी बाउंड हो गए, जिसकी वजह से वो खुद भी अभी क्राइसिस, इतने क्राइसिस में हमारा तो फेस चला गया। हमने जो क्राइसिस फेस करने थे वो ख़त्म करके हम अपने पाँव पे आ गए। सही है। अब फेस आ गया है कंपनीज का। सही है। अब दोबारा कंपनीज वही कहती है कि जी हाँ, एक शहर में 20 डीलर नहीं होने चाहिए, एक शहर में 2 ही डीलर होने चाहिए। अभी उसी स्टेज पे आना शुरू हो गई है। अभी काम में बेहतरी भी आएगी। अल्लाह पाक हमारे जो कारोबार में स्लम आया हुआ है जी, उसको ख़त्म करें इंशाल्लाह ताला, इसमें बेहतरी भी आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं, आ रहे इंशाल्लाह ताला। ये बिल्कुल इसी तरह है, ये बुद्धू लौट के वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला। यही सारे लोग दोबारा काम करेंगे तो इंडस्ट्री चलेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी गुफ्तगू से मैंने लिया, वो ये पॉइंट के अभी आपने कहा कि ये एक रिवाज सा बनने लगा कि आप फलाना ब्रांड ले रहे हो तो हम आपको ये ब्रांड नहीं देंगे, या फलाना काम करो। तो आपको नहीं लगता कहीं नजम भाई कि ये ब्लैक मार्केटिंग या ये जो खौफ की फ़िज़ा पैदा की गई थी 2013, 14, 15, 16 में कि अगर आप क्यू ले रहे हो तो आप वो नहीं लोगे, या अगर आप मतलब मैंने कुछ और शख्सियात के साथ भी बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि वो ये कहा गया कि फ़लाने ब्रांड का मोबाइल नीचे छुपा दो, मतलब वो आप सामने भी ना लगाएं। तो आप क्या समझते हैं कि वापस ये चीज़ प्रोडक्टिविटी तो शामिल नहीं हुई, जिन लोगों ने बातें कहीं वो आज एग्जिस्ट नहीं करते? अच्छा भाई, मैं ना मार्केट का बेड़ा गर्क भी इसलिए हुआ कि अगर किसी बंदे ने मुझे कहा ना कि जी आज क्यू वाले आ रहे हैं, तो मैंने क्यू वाले के तो 5, 7, 10 मॉडल थे, बाकी नोकिया है, सैमसंग है और वाइस है, थी हायर थी। लोगों ने नीचे उतारा, लोगों ने अल्लाह पे यकीन नहीं किया, लोगों ने क्यू पे यकीन किया कि इसने मुझे रिज़्क देना है। तो लोग, जिसकी वजह से इतनी नफसा नफसी होती थी कि मार्केट में 90% शेल्फ स्टॉक जो क्यू का होता था। अच्छा, ठीक ना, इतना गुरूर, इतना हर चीज तकब्बुर कि भाई ये वाला 90%, हम मार्केट को 90% चला रहे हैं। वो 90% चला, वो लोग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो वो लोग फरमा रहे हैं उन्होंने ही इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने भी क्यू के साथ डील की, हाँ जी हम एक्सक्लूसिव काम कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, मार्केट में 4 लोग
सामान बेच रहे हैं, उन 4 लोगों में को हक नहीं है तो वो अपनी मार्केटिंग कर सके। बिल्कुल है। जिस तरह आप कराची से चले हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आप इंटरव्यू करते करते आज जो है ना, बल्कि सेंटर भी नहीं इस गुजरांवाला का, और आपकी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन चीज़ों पे आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। इस चैनल का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जनाब एक जो है मिडिल क्लास और एक सीईओ, एक मालिक कंपनी का, एक और मालिक, सब का इंटरव्यू करते करते हमारे तक पहुँचे हैं। तो इससे लोगों को इंस्पायरेशन भी मिलेगी, लोगों को काम करने का तरीका भी आएगा, लोगों को मसाइल का पता लगेगा, मार्केट का। मैं आपको बड़ा देखिए, आप बात को दोबारा लेके जाता हूँ कि जी आप उधर मार्केटिंग करते करते आ रहे हैं, 4 कंपनियां काम कर रही हैं, हम 3, एक कंपनी अपना माल शुरू करवाएगी और 3 को कहेगी ये मैं रोकूंगा, क्या ये ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबको। कुदरत के बिल्कुल खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। इक्वल होनी चाहिए, और जिसका माल अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे उसका बिल्कुल ऐसे आप अपनी एफर्ट करें। अभी देखें, अभी वो हालात तो वो आ गए ना जो हमारे 2006-7 वाले, इन्फिनिक्स भी बिक रहा है, टेक्नो भी बिक रहा है, एमआई भी बिक रहा है, सैमसंग भी बिक रहा है, थोड़ा बिके या ज्यादा बिके, लेकिन कारोबार का पैरामीटर्स चेंज, एग्जिस्टेंस है। कोई बंदा एक्सक्लूसिव कोई काम नहीं हो रहा था, और ये 2-4 महीने 10 महीने साल लगेगा जब मुल्क में भी स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह ताला, ये दोबारा काम उसी का रेल पे शुरू हो जाएगा। होप हमें ये है कि जी इंशाल्लाह ताला हम तो चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को बनाने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को हमने इसमें जान दिया। मैंने आपको बताया 2005 से पहले भी लोग काम कर रहे होंगे ना, उस वक्त डब्बा खुले वाला सेट बिकता था, डब्बे से निकाल के सेट बिकता था, फिर पैकिंग वाला सेट आया, फिर वारंटी वाला सेट आया, फिर एंड्रॉयड वाला सेट आया, फिर एक कंपनी आई, फिर 2 कंपनी आई, फिर 4 कंपनी आई। पहले तो ब्रांड होता था सिर्फ नोकिया और सैमसंग, इसके अलावा ब्रांड ही कोई नहीं था। फिर क्यू आ गया, स्पार्क के मॉडल आए, काफ़ी चीज़ें आई। तो मेन जो फ़र्क जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से वो ये कि 2003 से जब बिज़नेस शुरू हुआ, बल्कि कायमरा से अगर लेके हम चलते हैं तो कायमरा, मोबाइल जोन, यूनाइटेड मोबाइल और एडवांस ने, इन्होंने कभी भी ये मैसेज नहीं दिया आप लोगों को कि फ़लाना ब्रांड के साथ काम ना करो या फ़लाना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम ना करो। आप नोकिया यूनाइटेड का भी बेचते थे, नोकिया मोबाइल जोन का भी बेचते थे, फिर जब मोबाइल जोन गया तो आप नोकिया एडवांस का भी बेचते थे और यूनाइटेड का भी बेचते थे। तो आपको लगता था कि वैल्यू रिलेशनशिप है दोनों कंपनीज़ के साथ। लेकिन जब दौर आया एक और ब्रांड का, तो ये क्या आप समझ ये आप मुझे कह सकते हैं कि मैसेज बाकायदा हायर मैनेजमेंट की तरफ से आता था कि फलाने का काम ना करो? ये डेफिनेट यही इसी तरह होता था। अच्छा, पहले देखें 3 कंपनियां होती थी, तीनों के पास नोकिया होता था। अच्छा, इसमें ये था कि जो है ना मोबाइल जोन, उसका सेट 50 रुपये महंगा होता था। सही है। यूनाइटेड का 50 रुपये सस्ता होता था। सही है। एडवांस का यूनाइटेड से 50 रुपये सस्ता होता था। ओके। और हम बेचते क्या थे? जिनके साथ ज़्यादा रिलेशन होता था, जिस कंपनी के साथ मैं ज़्यादा फील फ्री कर सकता। लेकिन कोई किसी को मना नहीं करता, कोई बंदा किसी को ये नहीं मना कर सकता था एडवांस ना बेचो, यूनाइटेड ना बेचो ना। उसमें होता क्या था, हम 3-4 करोड़ का मोबाइल जोन का काम कर लेते थे, 3-4 करोड़ का यूनाइटेड का काम कर लेते, 2-2.5 करोड़ रुपए का एडवांस का काम कर लेते थे। बल्कि काम में ज्यादा होता था, बजाय कि वो कहें जी अगर मेरे से काम करना है तो आप मोबाइल जोन का माल नहीं बेचेंगे, या मोबाइल जोन वाले कहें जी आप यूनाइटेड का माल नहीं बेचे। ज्यादा काम ज्यादा होता था, हर बंदा अपना अच्छे से अच्छा वो चीज़ देखें। अगर आप कस्टमर को 3 फेजेस वाली चीज़ें दें कि ये 50 रुपये सस्ता है, ये 50 रुपये महंगा है, ये 50 रुपये उससे सस्ता है, तो चॉइस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और कस्टमर जो है ना ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग जाता है। इस सवाल की तरफ मैं नजम भाई को क्यों लेके आया, क्योंकि एक पॉइंट की तरफ मैं लेके आना चाह रहा था ऑडियंस को कि जो पॉइंट जो है ना, ये कुदरत का भी पॉइंट है और फैक्ट है। ये कुदरत का भी एक फैक्ट है। वो ये कि हम बिलीव करते हैं फेथ के ऊपर कि शेयरिंग द पाए। घर में जब एक रोटी आती है तो उस रोटी के ऊपर किसी निवाले पे किसी का नाम नहीं लिखा होता कि रोटी का फलाना निवाला किसी को मिलेगा। जब आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस भले लोकल लेवल का हो, रीजनल लेवल का हो, कंट्री लेवल का हो या ग्लोबल लेवल का हो, आप जो अपनी अप्रोच और ऑब्जेक्टिव सेट्स करते हैं टारगेट ऑडियंस के साथ, तो आप अपनी अच्छाई बयान करते हैं
और सामने वाले की अपॉर्चुनिटी से या सामने वाले की एग्जिस्टेंस से अपने आप को थ्रेट ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन उसको ब्लैक मार्केट नहीं करते कि भाई ये मेरी पाई है, ये मेरा शेयर है, ये मेरा पिज़्ज़ा है, इसमें 6 पाए है, आओ हम साथ सब मिलके बेचें। जो चीज़ अखज़ करी मैंने नजम भाई की गुफ्तगू से कि तीनों बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स नोकिया बेच रहे थे, लेकिन आज तक कभी ने किसी को नहीं कहा कि यार फलाना एडवांस ने यूनाइटेड को नहीं कहा, यूनाइटेड ने इनको नहीं कहा कि तुम एडवांस ना बेचो या तुम मोबाइल ज़ोन ना बेचो। तो वही चीज़ जो मैं सुनना चाह रहा था कि जो इन्होंने कही कि 3-4 करोड़ रुपए ये मोबाइल ज़ोन से बिज़नेस कर रहे थे, 3-4 करोड़ रुपए यूनाइटेड से कर रहे थे, 2-2.5 करोड़ रुपए एडवांस से कर रहे थे। तो वो शेयरिंग ऑफ द पाए हो रहा था, सबको अपना बिजनेस का हिस्सा मिल रहा था। लेकिन जब वो दौर आया कि एक बड़े मार्केट लीडर ने, जो कि नॉन एग्जिस्टेड ग्लोबल ब्रांड था, वो एक लोकल ब्रांड था, उन्होंने इनको मैसेज कन्वे किया कि भाई ये बेचो, अगर ये नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें ये माल नहीं देंगे। तो वहाँ पे एक फिरौनियत आई और उससे सबको नुकसान हुआ। और आज जिन लोगों ने वो ब्लैक मार्केटिंग की थी वो ब्रांड ही एग्जिस्ट नहीं करते। यानी अगर आज मैं आपका रास्ता रोकूंगा तो कल कोई आके मेरा रास्ता रोके। तो हम हर ब्रांड्स को, ये बिज़नेस का उसूल है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उसकी किस्मत और वो अपने मार्केटिंग में जितना इन्वेस्ट करना चाहे, अपने प्रोडक्ट में जितना इन्वेस्ट करना चाहे, कोई भी प्राइस सेट करना चाहे, वो इस ब्रांड की मर्ज़ी है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर का हक है कि अगर मैं अपनी दुकान में अपना शेल्फ सजाना चाहता हूँ तो मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि अगर कस्टमर मेरी दुकान में, शॉप में एंटर हो रहा है तो मेरी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बढ़े कि वो शॉप से कुछ ना कुछ ख़रीद के जाए। और ये जब ही मुमकिन होगा कि जब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटिकल एनालिसिस में कि जब मेरे पास मल्टीपल ब्रांड्स की आउटलेट्स होंगी। आज अगर मेरी शॉप में कोई 10 ब्रांड्स लगे हुए हैं और एक कस्टमर दाखिल हो रहा है तो मेरी आसानी कस्टमर को कन्विंस करने में यह है कि अगर वो एक ब्रांड को पसंद नहीं कर रहा होगा तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा का नहीं कर रहा होगा तो तीसरे पे जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो कुछ ना कुछ ख़रीद के जाएगा। लेकिन अगर एक ही ब्रांड में से मैं अपनी पूरी शॉप भर दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाएगी कि वो अगर एक ब्रांड नहीं खरीदना चाहता तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या तो ऐसे लोग अपनी ब्रांड आउटलेट खुद बनाएं और अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करें, जैसे रिटेल स्टोर्स होते हैं शूज़ के, बाटा के, स्टाइलो के, या दूसरे कंपनी और फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं, वो अपना पैसा खुद उस रिटेल आउटलेट पे लगाती हैं। लेकिन जब वो ब्रांड्स डिक्टेटर बन के नजम भाई जैसे रिटेलर्स और होलसेलर्स के ऊपर डिक्टेट करें कि जनाब सिर्फ आप हमारा माल रखोगे, अगर आपने फलाना माल रखा तो हम आपको माल नहीं देंगे, तो आज वो ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सबक हमें लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए आगे आने वाले वक्तों में भी कि अगर हम किसी का आज रास्ता रोकेंगे तो कल हमारा रास्ता भी रोका जाएगा। सब्सक्राइब टेक ब्लेड।